अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो ज़ाते पाक अपने बंदों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल नहीं करता, बल्कि बाज़ लोगों को वो ऐसे कामों के लिए मुकर्रर कर देता है। समझ लो कि मैं भी वकील के रूप में कुदरत का मुकर्रर करदा एक ऐसा ही शख्स हूँ जो तुम्हारी कानूनी मदद के लिए अचानक सामने आ गया है। वो चंद लम्हात तक शक्सदा नज़र से मुझे तकता रहा, फिर बगैर किसी लगी लिपटी के बेधड़क बोला, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरा मुकदमा लड़ने की आपको कोई भारी फीस दी जाएगी तो मैं इसे आपकी खुशफहमी और गलतफहमी कहूँगा, क्योंकि मैं माली तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। जब कुदरत किसी की मदद करने का फैसला कर लेती है तो वो इसके बदले में कोई फीस या किसी किस्म का मुआवजा वसूल नहीं करती। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लिहाजा आपको मेरी फीस और दीगर अदालती अखराजात के झेल में फ़िक्रमंद होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इस मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में मैं आपसे 1 रुपया भी वसूल नहीं करूँगा। बस मेरा आपसे सिर्फ एक ही मुतालबा है। मैंने ज़रा देर को रुककर सवालिया नज़र से दिलावर को देखा तो वो पूछे बिना न रह सका। कैसा मुतालबा वकील साहब? मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ और बस, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुम्हारा केस गैर मामूली अहमियत का हामिल है। उसके चेहरे पर ज़लज़ले के आसार नमूदार हुए। उसकी आंखों में मुझे अजियत बर्दार साए लहराते दिखाई दिए। इन लम्हात में दिलावर कर्ब की अनजानी मनाजिल से गुजर रहा था। इसके वजूद में कोई तूफान उमड़ आया था जो उसे रेजा रेजा करने पर आमादा नजर आता था, मगर उसने ज़ब्त के दामन को बड़ी मजबूती से थाम रखा था। चंद पल वो इसी ही जानी कैफियत में मुब्तला रहा, फिर गुर्राहट से मुशाबा भराई हुई आवाज़ में बोला, वकील साहब, मुझ पर जो बीती है उसे ज़बान से बयान करना मेरे बस से बाहर है। मेरा कलेजा फट जाएगा। जब किसी मामले में ज़बान साथ देने से इनकार कर दे तो फिर कागज़ और कलम का सहारा लेना चाहिए। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम लिखना पढ़ना जानते हो? वकील साहब, मैंने अच्छे वक्तों में प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी, उसने ठहरे हुए लहजे में बताया। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी पर भी किसी हद तक दस्तरस रखता हूँ। वो इस वक्त 57 साल का था। उसने लगभग 10 साल की उम्र में प्राइमरी पास की होगी। अगर रफ्सा हिसाब भी लगा लें तो ये कमोबेश 1933 का ज़माना था। इस दौर का 5 जमात पास आजकल के एमए पास से ज़्यादा काबिल हुआ करता था, या कम से कम एमए पास का हम पल्ला कहा और समझा जा सकता है उसे। मैंने अपनी फाइल में से 3-4 सादा फुल स्केप कागज़ निकाल कर उन्हें तय किया, फिर कांस्टेबल की निगाह बचाकर वो तयशुदा कागज़ और एक कलम दिलावर की जानिब बढ़ाते हुए आंखों के इशारे से कहा, इन चीज़ों को अपने लिबास में छुपा लो। दिलावर ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए फौरन मेरे हुक्म की तामील करने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ी लगे हाथों की मदद से ये काम नामुमकिन की हद तक मुश्किल था, और वो भी कांस्टेबल की नज़र बचाकर। लिहाजा इस सिलसिले में मैंने उसकी मदद की। कागज़ और कलम को उसके लिबास में मख्फी करने के बाद मैंने गंभीर अंदाज में कहा, अगर तुम्हारी ज़बान नहीं खुल रही तो अपनी विपता को कागज़ पर रकम कर दो। मैं कल किसी वक्त तुमसे मुलाकात करने जेल आऊँगा। तुम ये कागजात मुझे दे देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। इसी लम्हे कांस्टेबल की आवाज़ मेरी समाज से टकराई, वकील साहब, 10 मिनट पूरे हो गए हैं। क्या यहीं पर खड़े खड़े अपने मौकिल को निचोड़ डालेंगे? कुछ काम अदालत के लिए भी बाकी रहने दें। मैंने कांस्टेबल के चुपते हुए जुमलों पर कोई भी अच्छा या बुरा रद्द-ए-अमल जाहिर करने के बजाय सरसरी अंदाज में कहा, कमाल है, 10 मिनट तो ऐसे गुजर गए हैं जैसे 10 सेकंड हो। इसी को कहते हैं कि वक्त पर लगाकर उड़ गया। मैं दिलावर को तसल्ली दिलासा देकर पार्किंग लॉट की जानिब बढ़ा तो कैंटीन के नज़दीक अशफाक अली से सामना हो गया। उसने बड़े मायनाखेज अंदाज में मुझे सलाम किया तो मैंने उसके सलाम का जवाब देने के बाद मुतज़ब्ज़ब अंदाज में कहा, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहीं देखा है, वो तंजिया लहजे में बोला। शायद आप मेरे क्लाइंट को बहलाने फुसलाने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं। आप चाहें तो आइंदा भी ये कोशिश कर सकते हैं। मैं समझ गया कि अशफाक अली ने मुझे दिलावर से बात करते हुए देख लिया था। मैंने बेहद संजीदा लहजे में दरियाफ्त किया, अशफाक साहब, मुझ पर इस मेहरबानी की कोई ख़ास वजह? ओह, दिलावर ने आपको मेरा नाम भी बता दिया है।
दिलावर से तो आज मैं पहली मर्तबा मिला हूँ, मैंने उसकी गलतफहमी दूर करने की गर्ज से कहा। लेकिन आपको मैं पहले से जानता हूँ, आपने अभी ताज़ा वकालत का इम्तहान पास किया है और पिछले कुछ अरसे से आप अरशद वारसी की फर्म में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि वारसी साहब ने इतना खतरनाक केस एक जूनियर वकील के सुपुर्द कैसे कर दिया। आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वो हैरत से आंखें फैलाते हुए बोला। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मिर्ज़ा अमजद बेग, मैंने जवाब दिया। ओह, आप तो खासे मशहूर वकील हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि दिलावर ने अपना केस आपको देने का फैसला कर लिया है? आपको फौरी तौर पर ऐसा समझने की हर की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं दिलावर का केस लड़ूंगा या नहीं, ये फैसला दिलावर ने नहीं बल्कि मैंने करना है, और इस फैसले से आगाही के लिए आपको कल शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और पूछा, कल शाम में ऐसा क्या होने वाला है? जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। सच पूछे तो मैं खुद इस केस से बेजार हो चुका हूँ, वो उकताहट भरे अंदाज में बोला। एक तो वकील सफाई के लिए इस केस में कोई भी मार्जिन नहीं है। पुलिस ने दफ़ा 307 और 376 के तहत मुलजिम के खिलाफ बड़ा तगड़ा चालान तैयार कर रखा है, और इसके मुकाबिल मुलजिम की बीवी और बेटी बड़े मजबूत कदमों से खड़ी हैं। और दूसरे, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, दूसरे, मुलजिम की जेब बिल्कुल खाली है। उसने इब्तिदा में मुझे थोड़े से पैसे दिए थे, इसके बाद बस वादों पर टरखा रहा है। आप जानते हैं, इंसान को रोज़ाना भूख लगती है और उसका पेट हर रोज़ कम से कम 2 वक्त का खाना ज़रूर मांगता है। दिलावर ने शुरू में मुझे जो रकम दी थी वो तो महज केस पकड़ने की थी। इसके बाद से अब तक के मामलात वादा फर्दा पर ही चल रहे हैं। मैं भी ये सोचकर इस केस के साथ चिपका हुआ हूँ कि चलो थोड़ी प्रैक्टिस ही हो रही है। आपके सोचने का अंदाज बहुत अफसोसनाक और मनफी है इशफाक साहब, मैंने तल्खी भरे लहजे में कहा। अगर आपने अपनी रविश न बदली तो वकालत के शोबे में ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ सफ़र करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं, वो सिर पिटाए हुए लहजे में बोला। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने दिलावर के केस को कुछ ज़्यादा ही मजबूती के साथ पकड़ रखा है कि ये बेचारा हिलकर नहीं दे रहा, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। 7 माह पहले ये केस जहाँ पर खड़ा था आज भी इधर ही दिखाई देता है। इससे अंदाज़ा होता है कि आप बड़ी अफसोसनाक वकालत कर रहे हैं। और जहाँ तक आपकी मनफी सोच का मामला है तो मैंने थोड़ी देर रुककर अपनी सांस को हमवार किया, फिर उसके कानों के कीड़े झाड़ने की गर्ज से कहा, जब इंसान नया ड्राइविंग सीखना शुरू करता है तो कोई सेकंड हैंड मैनुअल गाड़ी उसके हवाले की जाती है ताकि वो कम से कम नुकसान करके अपना मकसद हासिल कर सके। ये कहीं देखने और सुनने में नहीं आया कि कोई चमचमाती 0 मीटर ऑटोमेटिक गाड़ी किसी नो अमाउंट को देकर कहा जाए कि जाओ बच्चा, ड्राइविंग पर अपना हाथ साफ करो। आप जिस केस के साथ चिपक कर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने और चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मामला भी एक न्यू ब्रांड लग्जरी ऑटो कार के मानिंद है। ऐसी गाड़ी पर अपनी वकालत का हाथ साफ करने के दौरान में कदम कदम पर आप हादसात का शिकार ही होंगे। बिलाशुबा मेरी ये बातें अशफाक अली को पसंद नहीं आई होंगी, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। अमजद साहब, मैं तो एक जूनियर वकील हूँ, अभी तो मैंने कूचाए वकालत में अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया है। आप बड़े शौक से इस लग्जरी ऑटोमेटिक गाड़ी को ड्राइव करें, मुझे भी कोई सेकंड या थर्ड हैंड मैनुअल गाड़ी मिल ही जाएगी। उसके अंदाज में गहरा तंज छुपा हुआ था। उसका मतलब यही था कि उसने मेरे तबसरे का बुरा मनाया था, अगरचे उसकी दिलाजारी मेरा मकसूद नहीं थी। मैंने रसानियत भरे अंदाज में कहा, अशफाक साहब, मैंने जो कुछ भी कहा वो आपके भले के लिए कहा है, लेकिन लगता है कि आप माइंड कर गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, वो चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश करूँगा। बात ख़त्म करते ही वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, वारसी साहब को मेरा सलाम कह दीजिएगा। जी अच्छा, उसने मेरी तरफ देखे बगैर बेजारी से कहा। फिर लंबे डग भरते हुए वो वहाँ से रुखसत हो गया और मैं अपनी कार की जानिब बढ़ गया। अगले रोज़ दोपहर के वक्त इत्तेफाक से मैं फ्री था, लिहाजा मैंने दिलावर से मुलाकात के लिए जेल का रुख किया। कोई मुलजिम पीसी में हो या जीसी में, इससे मुलाकात के तरीक़ाकार को मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, लिहाजा आपके कीमती वक्त का एहसास करते हुए असल मामले की तरफ आते हैं।
गुज़िश्ता रोज़ मैंने अदालत के अहाते में दिलावर के लिबास में कागज़ और कलम छुपा दिया था, जिसका उसने भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपनी दास्तान अलम रकम कर डाली थी। मेरी ये तरकीब खासी कारगर रही थी। मैंने कांस्टेबल की नज़र बचाकर दिलावर को कागज़ और कलम से इसलिए लेस कर दिया था क्योंकि मैं जान चुका था कि जेल में इसकी हैसियत किसी कतार शुमार में नहीं थी। इसे कागज़ और कलम के हुसूल के लिए जाने कितने पापड़ बेलना पड़ते, वरना साहिब सरवत और बाअसर अफराद को जेल के अंदर हर नौइयत की सहूलत मैसर हो जाती है। मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि हमारे मुल्क में पैसा फेंक तमाशा देख हर दौर में बड़ा सूद असर तावीज़ साबित हुआ है। इस रोज़ मैंने दिलावर से महज रस्मी अलेक सलेक की और इसके तहरीर करदा तयशुदा कागजात को अपनी पतलून की जेब में मुंतकिल किया और वहाँ से चला आया। ऑफिस जाने से पहले मैंने दिलावर की खुद नविश्त को 3-4 मरतबा आगाज़ से अंजाम तक बड़ी तवज्जो से पढ़ डाला और इस नतीजे पर पहुंचा कि दिलावर के साथ बड़ी शदीद नौइयत की ज़्यादती की जा रही थी। इसकी तहरीर से मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि वो एक बेदार मग़ज़ और तरीके सलीके का इंसान था। इसने अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करते हुए बड़े इख्तिसार के साथ काम लिया था, मगर वो तमाम अहम नुकात इसमें शामिल कर दिए थे जो इसकी मजलूमियत और बेगुनाही पर दलालत करते थे। इसे अदालत से बाइज्जत बरी कराने के लिए मुझे जो अनथक मेहनत करना थी, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा फील्ड वर्क का था, जिसका नेटवर्क हैदराबाद से कराची तक फैला हुआ था। मेरे लिए वाक़ईतन ये एक चैलेंज केस था और मैंने इस चैलेंज को कबूल करने का फ़ैसला कर लिया था। इसी रोज़ शाम में उबैदुल्ला मुझसे मिलने आया। आज नाजिश उसके साथ नहीं थी। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने उसके लिए चाय मंगवा ली। वो असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, वकील साहब, आपके चेहरे से झलकता इत्मीनान बता रहा है कि आपने दिलावर के केस के हक़ में फ़ैसला कर लिया है। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है उबैद साहब, मैंने इस बात में जवाब दिया। अगली पेशी में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। इस दौरान मैं किसी वक्त में जेल जाकर मुख्तलिफ नौइयत के ज़रूरी कागजात पर दिलावर के दस्तखत भी ले लूँगा। मैंने उबैदुल्ला को दिलावर के तहरीर करदा 4 फुल एस्केप पेपर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इस कथा में बाज़ ऐसे मामलात का जिक्र था जो दिलावर के लिए एक राज की हैसियत रखते थे और मैं अपने मुवक्किल के हर राज को हमेशा अमानतदार रहा हूँ। मैंने दिलावर को भी हिदायत कर दी थी कि वो अपनी आप बीती का किसी से जिक्र ना करे और सबको यही तासुर दे कि हमारे बीच तमाम मामला ज़बानी कलामी तय हुए हैं। वो खुद भी नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी के इंतहाई नाजुक और हसास पहलू अदालती कार्रवाई के अलावा इधर उधर कहीं ज़ेर बहस लाए जाएं। अदालत में इन पॉइंट्स को उजागर करना इसलिए भी ज़रूरी था कि दिलावर की बेगुनाही को साबित करने में इनका कलीदी किरदार था। वकील साहब, आपके फ़ैसले से मुझे दिली खुशी हासिल हुई है, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। अब मैं मुतमईन हूँ कि दिलावर को इस वबाल से जल्द ही निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह, मैंने तहे दिल से कहा। लेकिन इस कामयाबी को हासिल करने के लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस केस का तनावर शाखें अगर कराची में हैं तो जड़ें कराची से हैदराबाद तक फैली हुई हैं। तोहमत के इस कदावर दरख्त को ज़मीन बोस करने के लिए इसकी जड़ों की खुदाई बहुत ज़रूरी है। मैं आपकी हर तरह की खिदमत और मुआवनत के लिए तैयार हूँ, वो चटानी लहजे में बोला। आप किसी भी मरहले पर मुझे निढाल या कमज़ोर नहीं पाएंगे। बस तो फिर ठीक है, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा। इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। उबैदुल्ला थोड़ी देर मज़ीद मेरे पास रुका, फिर मेरी फ़ीस और दीगर अखराजात की मद में कुछ रकम मुझे एडवांस में देकर दफ्तर से रवाना हो गया। दिलावर के तहरीर करदा इन सफ़ात से मैंने इसके मामलात के बारे में जो भी जानकारी हासिल की, इसके बारे में सरेदस्त मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। ये मालूमात बड़ी ख़तरनाक और संगीन नौइयत की हैं। अदालती कार्रवाई के दौरान में मुख्तलिफ मकामात पर एक से बढ़कर एक सनसनीखेज़ इंकिशाफ आपकी राह देख रहा है। मेरी ये सारी मेहनत दिलावर की फराहम करदा ठोस मालूमात और उबैदुल्ला के पुरखुलूस ताउन की रहीन मिन्नत है। आइंदा पेशी पर मैंने अपना वकालतनामा अदालत में दायर कर दिया। इस दौरान में मेरा एक चक्कर हैदराबाद का भी लगा था, जो खासा सूदमंद रहा था। अलावा इसी मैंने जेल जाकर दिलावर से 2 बार मुलाकात भी की थी और ज़रूरी कागजात पर उसके दस्तखत ले लिए थे। इसके रवैये में सरे मुँह फ़र्क नहीं आया था।
میں نے اس کے ساتھ جو تعمیری اور مبنی بر مصلحت درو گوئی کی تھی، اس کے نتیجے میں دلاور نے مجھے اپنا وکیل تو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اس کے انداز و اطوار سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ میرے ہونے یا نہ ہونے کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے معاملات کو سپرد خدا کر چکا تھا اور مطمئن بیٹھا تھا۔ اس کا اطمینان قابل رشک تھا۔ اگر اپنے معبود پر ایسا غیر متزلزل بھروسہ ہو تو پھر قدرت انسان کی مدد کے لیے سرگرم عمل ہو جاتی ہے۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا تو جج نے میرے دائر کردہ وکالت نامے کو دیکھنے کے بعد مجھ سے استفسار کیا، تو اب آپ اس کیس کو دیکھیں گے؟ جج کے سوال میں حیرت آمیز بے یقینی پائی جاتی تھی، اگرچہ اس استفسار کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب میرا وکالت نامہ ملزم کے دستخط کے ساتھ اس کے سامنے میز پر رکھا تھا اور میں بنفس نفیس مقدمے کی پیروی کے لیے کمرہ عدالت میں موجود تھا، تو پھر صورتحال بڑی واضح اور حتمی تھی۔ بہرحال میں جج کی سوچ کو سمجھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یس یور آنر۔ اگرچہ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے کم و بیش 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اشفاق علی کی وکالت میں ابھی تک کوئی قابل ذکر کارروائی عمل میں نہیں آ سکی تھی۔ میری انٹری کے بعد گویا اس کیس میں جان سی پڑ گئی تھی۔ میرے جواب پر جج نے پرمعنی انداز میں گردن ہلائی اور عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ استغاثہ کی جانب سے 8 گواہوں کی فہرست عدالت میں دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی گواہوں کا تذکرہ کروں گا جن کے بیان میں کوئی خاص بات موجود ہوگی۔ سب سے پہلے جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم دلاور نے زخمی لہجے میں صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے جواب دیا، مجھ پر جو الزامات ہیں میں نے ویسا کچھ نہیں کیا، میں گناہگار نہیں ہوں۔ دلاور کے اس چند لفظی جواب میں زمانے بھر کا کرب اور اذیت رچی بسی تھی۔ اس مختصر اظہار خیال کے بعد اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی تھی۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ دلاور نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد عدالت کی تاریخ کا نہایت ہی مختصر بیان ریکارڈ کروا دیا۔ اس نے گردن اٹھا کر جج کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، سر، میں گناہگار نہیں ہوں۔ دلاور اس وقت ایکیوز باکس کی چوبی ریلنگ کو تھامے کھڑا تھا۔ جج کو جواب دینے کے بعد اس نے ایک بار پھر گردن جھکا لی۔ وکیل استغاثہ نے ملزم پر کڑی اور زہریلی جرح کی۔ ملزم نے بڑے تحمل اور حوصلے سے وکیل سرکار کی جرح کا سامنا کیا۔ اس کے کسی بھی انداز سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ ایسا خود اعتماد موکل میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وکیل استغاثہ نے اپنی جرح موقوف کر دی۔ استغاثہ کی جانب سے ملزم کی سب سے چھوٹی بیٹی فوزیہ کو وٹنس باکس میں لایا گیا۔ اس کیس کے چالان کے مطابق فوزیہ ملزم کی مجرمانہ حملے کا شکار ہوئی تھی اور یہ ملزم کوئی اور نہیں بلکہ فوزیہ کا سگا باپ تھا۔ فوزیہ کی عمر 22-23 سال رہی ہوگی۔ وہ چھریرے بدن کی مالک ایک دراز قامت لڑکی تھی۔ اس کی رنگت گندمی اور خال و خط جاذب نظر اور دلکش تھے۔ وہ جس نوعیت کے کیس میں عدالت میں لائی گئی تھی اس کا تو تصور کر کے ہی کوئی لڑکی شرم سے زمین میں گڑ سکتی تھی، مگر فوزیہ کے چہرے اور آنکھوں میں مجھے کسی قسم کی شرمندگی یا ندامت دکھائی نہیں دی، گویا وہ بھری عدالت میں اپنے باپ کو ذلیل و رسوا کرنے کے ارادے سے وہاں پہنچی تھی اور خم ٹھوک کر بڑی دیدہ دلیری سے وٹنس باکس میں کھڑی تھی۔ جب اس کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے نزدیک پہنچ گیا۔ بیان کے ذیل میں فوزیہ نے جو کچھ بھی کہا اسے منوعاً احاطۂ تحریر میں اور بتایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ بنیادی اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ عدالت کا معاملہ دیگر ہے کہ وہاں جرح کے دوران میں ہر نوعیت کا سوال پوچھا جا سکتا ہے جس کا جواب دینا بھی لازمی ہوتا ہے۔ میں یہاں پر فوزیہ کی زبان سے ادا ہونے والا صرف ایک جملہ رقم کر رہا ہوں۔ آپ اس جملے کی حدت اور شدت سے خود ہی اندازہ قائم کر لیں کہ اس کا حلفیہ بیان کتنا شرمناک اور فتنہ انگیز ہوگا۔ اس نے ایکیوز باکس میں گردن جھکا کر کھڑے دلاور کی جانب انگلی اٹھا کر نفرت بھرے لہجے میں کہا تھا، اگر باپ ایسے ہوتے ہیں تو میری دعا ہے کہ کوئی عورت کسی لڑکی کو جنم نہ دے۔ وکیل استغاثہ نے اس روز فوزیہ پر جو جرح کی، میں اس کا مفصل احوال یہاں درج کرنے سے بھی معذرت چاہوں گا، کیونکہ بس اتنا سمجھ لیں کہ وکیل استغاثہ اور فوزیہ نے مل کر باپ اور بیٹی کے مقدس رشتے کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ مجرمانہ حملے کے کیسز میں سب سے خطرناک جرح
डिफेंस की तरफ से होती है। वकील सफाई मुलजिम को बेकसूर साबित करने के लिए ऐसे सवालात करता है कि जवाब देने से पहले पत्थर को भी शर्म से पसीना आ जाए। यही वजह है कि इस नौइयत के 95% केसेस रजिस्टर ही नहीं होते। वकील इस्तग़ासा मजलूमा फौजिया पर अपनी जिरा मुकम्मल कर चुका तो मेरी जानिब देखते हुए कंधे उचकाकर बड़ी अदा से बोला, योर विटनेस, अगर चालान के मुताबिक मुजरामाना हमले का शिकार कोई गैर मुतालिक खातून होती तो यकीनन मैं अपने मुवक्किल की बेगुनाही को अदालत के सामने लाने के लिए इस खातून पर बड़ी खौफनाक जिरा करता, मगर यहाँ तो मामला रेशम के धागे से भी ज़्यादा नाजुक और हसास था। एक बेटी अपने सगे बाप के सामने आकर खड़ी हो गई थी। बेटी को अपनी इज्जत का पास नहीं रहा था, लेकिन मुझे एक बाप की मजबूरी का एहसास था, लिहाजा मैंने खुद पर जब्त करते हुए नहायत ही मोतदिल अंदाज में कहा, फौजिया साहिबा, आपने भरी अदालत में बाप और बेटी के पाकीज़ा रिश्ते को जितनी बेशर्मी, ढिठाई और सीना जोरी से पामाल किया है, इसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलेगी। बहुत जल्दी आपको अपनी इस नाज़ेबा हरकत पर पूरी तरह पछताना पड़ेगा। अगर सच बोलना आपकी नज़र में कोई घिनौना जुर्म है वकील साहब, तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। आपको मेरे बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी आंखों में देखते हुए खफगी आमेज़ अंदाज में बोली, मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। मैंने एक्यूज बॉक्स में गर्दन झुकाकर गुमसुम खड़े दिलावर की जानिब इशारा करते हुए पूछा, मुलजिम आपका क्या लगता है? ये कैसा सवाल है? वो बरहमी से बोली, अगर उर्दू आपकी समझ में नहीं आती तो मैं अपने सवाल को अंग्रेज़ी में दोहरा देता हूँ। मैंने इसे नापसंदीदा नज़र से घूरते हुए कहा, मगर सवाल अपनी जगह पर कायम रहेगा और आप इस सवाल का जवाब देने की भी पाबंद हैं। अब की बार उसने मुझे सींग मारने की कोशिश नहीं की और बड़ी बेदर्दी से अपने बालाई होंठ का कबाड़ा करते हुए नफरत अंगेज लहजे में बोली, ये शख्स बदकिस्मती से मेरा बाप है और इसकी बेटी कहलाने का मुझे सख्त अफसोस है। कोई बेटी अपने बाप के मुकाबिल खड़े होकर इस किस्म का सफाक इजहार ख्याल करे तो इस बाप के दिल पर क्या गुजरने वाली कयामत होगी, जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं रहता। फौजिया के जवाब पर दिलावर के बदन में जलजले के आसार पैदा हुए। मैंने उसके पूरे वजूद को लरजते हुए देखा। वो कटहरे की चौबी रेलिंग को मजबूती से थामे सब्र और ज़ब्त की कड़ी मंजिलों से गुजरता रहा, मगर उसने एक बार भी गर्दन उठाकर कहरबार निगाह से अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा। दिलावर की बर्दाश्त काबिले दीद और काबिले दाद थी। फौजिया साहिबा, मैं आप पर इस नौइयत की कोई जिरा नहीं करूँगा जिसके जवाब में आपको बेहयाई का आलमी रिकॉर्ड कायम करने का कोई मौका मिल सके। अगरचे इस सिलसिले में आपके वकील ने आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रखी है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सपाट लहजे में कहा। फिर पूछा, आप कितने बहन भाई हैं? एक भी नहीं, वो रुखाई से बोली। आप कुल कितनी बहनें हैं? मैंने अगला सवाल किया। हम 3 बहनें थीं, मैं, सहरिश और शबाना, उसने जवाब दिया, लेकिन अब सिर्फ 2 ही हैं। मैंने अपनी मालूमात की रोशनी में कहा कि यानी एक आप और दूसरी सहरिश। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, उसने कहा। और शबाना? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। 6 साल पहले शबाना का इंतकाल हो गया था, उसने बताया। इस इंतकाल से आपकी मुराद मौत है? क्या शबाना के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। आप जो भी समझ लें, वो ताहट आमेज अंदाज में बोली। मेरे समझने से मसला हल नहीं होगा फौजिया बीबी, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। आप वाज़े अल्फाज में बताएं और मेरे सवाल का जवाब दें। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तग़ासा ने बावाज़ बुलंद कहा। मेरे फाजिल दोस्त अपने ऊट पटांग सवालात से खामखा मजलूमा फौजिया को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुवक्किल ने 2 टोक अंदाज में बताया कि इसकी सबसे बड़ी बहन शबाना 6 साल पहले इंतकाल कर गई थी, तो इसका वाज़े मतलब यही है कि 6 साल कब शबाना की मौत वाक़ई हो गई थी। बहुत खूब, मैंने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। मेरे फाजिल दोस्त, आप तो शबाना की रहलत को इतने वसूख से बयान फरमा रहे हैं जैसे आपने इसकी नमाज जनाजा में शिरकत की हो। क्या अजीब बल्कि फजूल बात कर रहे हैं आप, वो तिलमिलाकर बोला। इंतकाल एक सहल सा लफ्ज़ है। जब यह लफ्ज़ किसी इंसान के मामले में इस्तेमाल होता है तो इसका एक ही मतलब होता है, यानी इस इंसान की मौत। इतनी पुरमायनी और हतमी मालूमात फराहम करने पर मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ मेरे फाजिल दोस्त, मैंने वकील इस्तग़ासा के ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हुए कहा।
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بزبان مظلومہ آپ کے ان فلسفیانہ خیالات کی تصدیق کر لوں۔ میں نے سوالیہ انداز میں اپنی بات مکمل کی تھی اور میرے آخری الفاظ نے وکیل سرکار کی طبیعت مقدر کر دی تھی۔ میرے سوال کا سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے وہ خاموش مگر ماندانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اسے نظر انداز کر کے مظلومہ فوزیہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فوزیہ صاحبہ، کیا آپ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ 6 سال پہلے شبانہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی سب سے بڑی بہن شبانہ آج سے 6 سال قبل یعنی 1974 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی، مطلب وہ فوت ہو گئی تھی؟ جی بالکل، میرا یہی مطلب ہے، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ جب کوئی مسلمان مرد یا عورت وفات پا جاتا ہے تو اس کی تکفین و تجہیز کی جاتی ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اس کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کا عمل مکمل کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کی بڑی بہن مرحومہ شبانہ کے ساتھ بھی یہ سب کیا گیا تھا؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ جی بالکل، شبانہ کی باقاعدہ تدفین کی گئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق شبانہ آپ کی سب سے بڑی بہن تھی اور بہنوں میں آپ سب سے چھوٹی ہیں۔ میں نے اسے الجھانے کی غرض سے کہا، آپ اس وقت کم و بیش 23 سال کی ہیں، سہرش آپ سے 2 سال بڑی یعنی 25 سال کی ہے، اور آپ کے بیان کے مطابق شبانہ 6 سال پہلے اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، یعنی ان کا انتقال 21 سال کی عمر میں ہوا۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو اس وقت ان کی عمر 27 سال ہونا تھی۔ ایم آئی رائٹ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا کہ اگر میں اتنی باریک بینی سے اپنا ہوم ورک نہ کروں تو آپ جیسے چالاک لوگ تو میری وکالت کی دکانداری ہی